हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए केस के बारे में। इसमें देखिए केस में है एक पेशेंट एक्स जिसकी उम्र 35 साल है। वह ओपीडी में आता है और शिकायत करता है, डॉक्टर साहब पेट ठीक नहीं रहता और लोअर एब्डोमेन, पेट के देखिए निचले हिस्से में दर्द रहता है। यहाँ पर निचले हिस्से में दर्द रहता है, मतलब कि ये रीजन होता है देखिए हाइपोगैस्ट्रियम। हाइपोगैस्ट्रियम में देखिए दर्द रहता है और स्टूल पास मतलब कि लेटरिन करने के बाद दर्द कम हो जाता है। कभी देखिए डायरिया हो जाता है इसको, और कभी कब्ज मतलब कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो कभी दस्त मतलब कि डायरिया और कभी कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और कभी कभी देखिए दोनों अल्टरनेट, डायरिया कॉन्स्टिपेशन या कॉन्स्टिपेशन डायरिया, ये होता है। इसके अलावा इसके पेट में देखिए गैस, ब्लोटिंग, ब्लोटिंग मतलब होता है देखिए पेट का फूलना, और देखिए स्टूल में म्यूकस आता है बिना खून के, मतलब कि स्टूल जो है वो चिपचिपा आता है, मतलब कि म्यूकस आता है उसमें और उसमें खून नहीं होता। अब जैसे ही ये पेशेंट देखिए स्ट्रेस लेता है, तो स्ट्रेस लेने से ये सारे के सारे सिम्टम्स इसमें बढ़ जाते हैं। तो ये सिम्टम्स में बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस जैसे कि जनरली देखिए एग्जाम पर स्ट्रेस होता है, टेंशन लेने से, एंजाइटी, चिंता में, इससे जो है स्ट्रेस होता है। तो इनमें देखिए ये सिम्टम बढ़ जाता है। और ऐसा इसको लगभग देखिए 3 से लेकर 6 महीने से चल रहा है। और यहाँ पर देखिए इसका वेट भी लॉस नहीं है, या फीवर भी नहीं आता, एनीमिया भी नहीं है, मतलब कि खून की कमी भी नहीं है। देखिए ये केस है आईबीएस का। आईबीएस मतलब कि इरिटेबल वोवल सिंड्रोम। वोवल मतलब होता है देखिए इंटेस्टाइन, मतलब कि आंत। तो आंत में इरिटेबल सिंड्रोम है। सिंड्रोम मतलब होता है देखिए कई सारी डिजीज मिलकर सिंड्रोम बनाती हैं। तो बहुत सारी बीमारियों का ग्रुप, कई सारी बीमारियों का मतलब कि डिजीज का ग्रुप कहलाता है सिंड्रोम। ओके, तो देखिए ये आईबीएस है। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर तो आंत का नॉर्मल है, लेकिन इसका फंक्शन गड़बड़ है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको दिख पा रहा था कि कभी कभी इसको डायरिया होता है और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ पर देखिए इसके फंक्शन में गड़बड़ है। आंत जबकि इसमें नॉर्मल है, आंत में कोई अल्सर नहीं है, कोई परफोरेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इसका फंक्शन गड़बड़ है। आंत जो है वो नॉर्मल है। ओके, तो आंत इंटेस्टाइन दिखने में नॉर्मल होती है, लेकिन उसकी मूवमेंट और सेंसिटिविटी एबनॉर्मल है। सेंसिटिविटी मतलब कि ये हुआ कि एकदम से तो उसको डायरिया हो गया और एकदम से कॉन्स्टिपेशन, तो उसका सेंसेशन वो एबनॉर्मल है। इसमें देखिए क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन होता है और स्टूल का पैटर्न चेंज हो रहा है। स्टूल का पैटर्न चेंज मतलब डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये चेंज हो रहा है। और देखिए आईबीएस में इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। कैसा भी आप इन्वेस्टिगेशन कराएं, सबका सब नॉर्मल आता है। तो ये पहचान होती है आईबीएस की। ओके, तो इसको देखिए डिस्कस करेंगे। तो एक टर्म है देखिए यहाँ पर आईबीएस और दूसरा टर्म है आईबीडी, दोनों मिलते जुलते टर्म है। देखिए आईबीडी का मतलब होता है इन्फ्लामेटरी वॉवल डिजीज। यहाँ पर देखिए डिजीज है, जबकि ऊपर क्या था, इरिटेबल वाउल सिंड्रोम था। आईबीएस और आईबीडी में ये फर्क है, पहले तो नाम में फर्क है। ओके, वहां पर सिंड्रोम और यहाँ पर डिसीज। तो आईबीडी में देखिए इन्फ्लामेशन होगा, तो आंत में यहाँ पर देखिए इडीमा मतलब कि सूजन होगी, आंत के अंदर डैमेज होगा। तो आईबीडी भी एक देखिए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ये भी क्रॉनिक केस है और वो भी क्रॉनिक केस था। ओके, तो यहाँ पर देखिए आंत इंटेस्टाइन में रियल इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन, अल्सर और डैमेज होता है। आईबीडी के देखिए दो प्रकार होते हैं। आईबीडी के कितने प्रकार? दो प्रकार। पहला यूसी और दूसरा सीडी। यूसी मतलब होता है देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस, जबकि सीडी मतलब होता है देखिए क्रॉन्स डिजीज। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखिए मेनली कोलोन और रेक्टम यहाँ पर अफेक्ट होती है। देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन है, मतलब कि बड़ी आंत है। देखिए ये बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और ये सीकम। ओके, और ये देखिए कोलन है, कोलन में भी देखिए ये असेंडिंग कोलन, ये फिर ट्रांसवर्स कोलन और ये डिसेंडिंग कोलन। ओके, और फिर ये रेक्टम है। तो यहां पर देखिए, यहां पर अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोलन और रेक्टम यहां पर अफेक्ट होते हैं। देखिए कोलन और रेक्टम यहां पर देखिए अफेक्टेड है। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलता है। जबकि देखिए सीडी में माउथ से लेकर देखिए, माउथ से लेकर एनस में
कहीं पर भी इसका अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में ही देख लीजिएगा, देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन देखिए अफेक्ट है। ओके, तो इसमें देखिए सीडी में स्किप लीजन देखने को मिलता है। इसमें देखिए रेगुलरिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, रेगुलरिटी देखने को मिलेगी देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस में। लेकिन यहाँ पर देखिए स्किप लीजन, स्किप लीजन मतलब देखिए कहीं कहीं पर देखिए यहाँ पर इन्फ्लामेशन है और कहीं कहीं पर देखिए ये ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पर इन्फ्लामेशन और ये जगह देखिए ठीक, तो यहाँ पर स्किप लीजन देखने को मिलता है। तो ये पहचान होती है देखिए क्रॉन्स डिजीज की। और ये हमने डिस्कस किया देखिए आईबीडी, इसके ऊपर था देखिए यहाँ पर आईबीएस। तो ये वाला केस था देखिए आईबीएस का। तो देखिए आईबीएस में क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हम बता चुके हैं, इसमें गट की जो मोटिलिटी है वो एबनॉर्मल होगी। मतलब गट तो ठीक है, गट मतलब इंटेस्टाइन मतलब कि आंत, आंत तो ठीक है। देखिए इस आंत की मोटिलिटी जो है वो एबनॉर्मल है, मतलब इसका फंक्शन जो है वो गड़बड़ है। तो यहाँ पर देखिए विसरल हाइपर सेंसिटिविटी होती है, मतलब कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गैस या स्टूल भी पेन देता है। ओके, अगर आंत में थोड़ा गैस या थोड़ा स्टूल भी है तब तब भी यहाँ पर देखिए वह पेनफुल होता है। और यहाँ पर देखिए स्टेज गट एक्सिस इन्वॉल्वमेंट होता है। स्टेज से मतलब कि जैसे ही इस पेशेंट ने स्टेज लिया तो इसके सिम्टम्स देखने को मिल गए, तो इसी के लिए बोल दिया देखिए स्टेज लेने से, जैसे कि यहाँ पर देखिए टर्म था कि स्टेज से सिम्टम्स बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए इसलिए यहाँ पर बोल दिया स्टेज गट एक्सिस, देखिए स्टेट गट एक्सिस इन्वॉल्वमेंट, स्टेज लेने पर ये सिम्टम बढ़ गया। ओके, तो ये आईबीएस की प्रॉब्लम थी। ओके, तो इसको देखिए यहाँ पर हमने रूटीन टेस्ट कराए, क्या क्या टेस्ट कराया, देखिए सबके सब नॉर्मल आए। सीबीसी कराई नॉर्मल, ईएसआर और सीआरपी ये भी नॉर्मल, एलएफटी आरएफटी ये भी नॉर्मल। तो इन्वेस्टिगेशन सब देखिए यहाँ पर नॉर्मल होगा। स्टूल का एग्जामिनेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई ओबा नहीं, मतलब कि स्टूल में कोई ओबा या सिस्ट नहीं, ये भी एब्सेंट। ओकल्ट ब्लीडिंग, ओकल्ट ब्लीडिंग क्या होता है, देखिए ओकल्ट मतलब होता है हिडन, मतलब कि छुपा हुआ, छुपा हुआ, हिडन। तो कोई किसी तरीके की यहाँ कोई ब्लीडिंग नहीं। और थायराइड प्रोफाइल कराया, ये भी नॉर्मल। ओके, और इसके अलावा देखिए यहाँ पर कोलोनोस्कोपी की, कोलोनोस्कोपी अगर करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए नॉर्मल म्यूकोसा देखने को मिलता है। कोई यहाँ पर अल्सर नहीं, कोई यहाँ पर इरोजन नहीं, कोई खरोंच नहीं, कोई अल्सर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल म्यूकोसा लिबलिबा मटेरियल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं देखिए इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में देखिए यहाँ पर क्या क्या पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला देखिए एंटी स्पास्मोटिक मेडिसिन। एंटी स्पास्मोटिक मेडिसिन कौन सी मेडिसिन होती है, जो देखिए पेट में ऐंठन और मरोड़ को कम कर देती हैं, मतलब कि स्पास्म को कम करेंगे। देखिए पेट में ऐंठन और मरोड़ के दर्द को ये कम कर दिए। तो यहाँ पर देखिए डाइसाइक्लोविराइन या डाइसाइक्लोमेन, तो डाइसाइक्लोमाइन या डाइसाइक्लोबिराइन एक ही बात होती है। इसकी देखिए 20 mg डोज दिन में 2 बार, और ये इसकी ड्यूरेशन जो होती है लगभग 2 से लेकर 4 हफ्ते तक इसको देखिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। काम क्या होता है इसका, ये इंटेस्टाइनल स्पाज्म को कम करती है, पेट में ऐंठन और मरोड़ को कम करती है। इसके अलावा अगर देखिए पेशेंट को डायरिया है, डायरिया में देखिए लोप्रामाइड पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जैसे डायरिया में मतलब एसओएस यहाँ पर लिखा है देखिए, अब जैसे ही डायरी हुआ तो एसओएस में यहाँ पर लोपिरामाइड दे सकते हैं। तो लोपिरामाइड देखिए क्या करती है, ये देखिए स्टूल की फ्रीक्वेंसी को कम कर देती है, मतलब कि लोपिरामाइड जो है देखिए जीआईटी की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देगी। ओके, देखिए डायरी में क्या होता है, जीआईटी मतलब कि आंत की मोटिलिटी तेज हो जाती है। अब जैसे ही देखिए आंत की मोटिलिटी तेज हो जाती है तो डायरिया होता है। तो लोपिरामाइड इसकी मोटिलिटी को डिक्रीज करेगी, कम करेगी, तो डायरिया कम होगा। ओके, तो देखिए लोपिरामाइड की जो यहाँ पर डोज है वो 2 मिलीग्राम एसओएस में देंगे, स्टूल की ये फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है। ओके, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज है तो यहाँ पर देखिए ईसबगोल की भूसी भी दे सकते हैं। ये 2 चम्मच रात को देखिए इसको देंगे, पानी के साथ इसको जो है मिक्स करके दे देते हैं। इसका ड्यूरेशन क्या होगा, देखिए इसको भी लॉन्ग टर्म में देते हैं। और ये देखिए स्टूल के बल को क्या करता है, बढ़ा देता है। ओके, और लूज कर देता है स्टूल को, इसके बल को
बढ़ा देता है और आसानी से देखिए डिफिकेशन हो जाता है। इसके अलावा या तो देखिए इसबगोल की भूसी का यूज़ कर सकते हैं या लैक्टुलोज़। लैक्टुलोज़ की देखिए 15 से लेकर 30 ml एचएस, मतलब खाना खाने के बाद ये इसको दे सकते हैं, मतलब कि रात में सूटेबल रहता है। ओके? इसके अलावा यहाँ पर देखिए गैस और ब्लोटिंग को रोकने के लिए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सिमिथीकोन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिमिथीकोन का क्या काम होता है? देखिए इंटेस्टाइन के अंदर देखिए गैस के बबल्स हैं ये, बबल्स मतलब कि बुलबुले हैं। तो ये बबल्स को देखिए ब्रेक करता है, ये बबल्स को तोड़ता है। अब जैसे ही देखिए बबल्स होगा तो ब्लोटिंग होगी, मतलब कि पेट का जो साइज़ है वो बढ़ेगा, मतलब कि पेट में अफारा होगा। अब जैसे ही देखिए इन ये बबल्स को ये तोड़ेगा तो पेट की ब्लोटिंग कम होगी। तो सिमिथीकोन ये गैस बबल को तोड़ता है, जिससे देखिए गैस या ब्लोटिंग कम होती है। इसकी जो डोज़ होती है वो 80 से लेकर 125 मिलीग्राम दिन में 3 बार एज़ अ टीडीएस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ऊपर पढ़ा है देखिए गट ब्रेन एक्सिस के लिए, मतलब कि स्ट्रेस लिया, स्ट्रेस से देखिए क्या हो गया था, आईबीएस की प्रॉब्लम हो रही थी। ओके, तो इसको रोकने के लिए देखिए एमिट्रिप्टिलिन देंगे। एमिट्रिप्टिलिन की लो डोज कितनी, 10 से लेकर 25 मिलीग्राम, और एचएस रात में एक बार देंगे। ओके, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, देखिए ये ड्यूरेशन होती है 6 से लेकर 12 वीक। और देखिए ये क्या करती है, ये एंटी एंजाइटी मेडिसिन होती है। ये एंजाइटी मतलब के चिंता को कम करती है। ओके, इसके अलावा लाइफ़स्टाइल और डाइट एडवाइस ये बहुत ज़रूरी होती है। इसमें देखिए रेगुलर मील टाइमिंग लें, और क्या-क्या देखिए अवॉइड करना है। देखिए खाना जो है एक रेगुलर फिक्स टाइम पर खाएँ, ओके? क्या अवॉइड करना है इस केस में? टी, कॉफ़ी, स्पाइसी फूड और फास्ट फूड, इनको अवॉइड करना है। और स्ट्रेस कम लें, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान देना चाहिए।